नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कल्पाक्ष के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। इस सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए यूनिट 8 करंट अफेयर। करंट अफेयर निश्चित ही हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसका सिलेबस कोई स्पेसिफिक नहीं है, सोर्स स्पेसिफिक नहीं है। हर मंथ की अलग अलग मैगजीन से क्या सबको फोकस किया जा सकता है, क्या सबको रिवाइज किया जा सकता है, तो इसका समाधान हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। हम लोगों ने एमपीपीएससी में लास्ट ईयर से जितने भी क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक से पूछे गए उनको स्पेसिफिक किया है। टोटल 11 ऐसे टॉपिक है जहां से करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं, जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक, महत्वपूर्ण व्यक्ति और स्थान, भारत व राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं, समिट और कॉन्फ्रेंसेस, इंडेक्स और रिपोर्ट, पुरस्कार, खेल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, किताबें और उनके लेखक, रोड, अर्थव्यवस्था। ये वो 11 टॉपिक है जहां से करंट अफेयर पे क्वेश्चन बनता है। करंट अफेयर पे खाली यूनिट 8 में क्वेश्चन नहीं बनता। करंट अफेयर आपका 10 यूनिट के लिए इंपॉर्टेंट है। 10 यूनिट के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, तो आपका हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, ज्योग्राफी हुआ, इनमें भी क्वेश्चंस जो बनते हैं वहाँ भी करंट अफेयर अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो हमने क्या किया है, इन 11 अलग अलग टॉपिक में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। ये भी डिस्कस करेंगे कि ये जो टॉपिक है आपका, ये आपका जीएस वाले सेक्शन में कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, बाकी यूनिट में यहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। हमने ये किया है कि 11 टॉपिक को अलग अलग डिवाइड किया और हर टॉपिक को मंथ वाइज पढ़ने की हम कोशिश करेंगे। दिसंबर में हमारा एग्जाम है, तो हमारा प्लान ये है कि हम जनवरी से जो करंट अफेयर आया है उसको कवर करना शुरू करें। सो मंथ वाइज हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक में जनवरी में क्या इंपॉर्टेंट है, फरवरी में, देन आपका मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। तो हम जनवरी से लेकर अगस्त तक का पूरा जो करंट अफेयर है वो इस वाले लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस चीज़ की। सबसे पहले बात करते हैं जनवरी माह की। जनवरी माह में आपका सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो हुआ वो रहा आपका प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में। प्रवासी भारतीय दिवस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहा। अब की बार ये मध्य प्रदेश में इसका सम्मेलन किया गया, तो हम लोगों के लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। कब से कब कंडक्ट किया गया, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इससे क्वेश्चन बनते हैं प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सब लोग जानते हैं प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में अपना काम पूरा करके इंडिया लौटे थे। तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को। और हर साल या फिर साल में, अभी रिसेंटली 2015 के बाद में हर 2 साल में हम क्या कर रहे हैं, प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित करते हैं। और अब की बार जो सम्मेलन था वो सम्मेलन आयोजित हुआ था आपका इंदौर में। कब से कब आयोजित हुआ, तो ये आयोजित हुआ आपका 8 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में। प्लेस कहाँ था, प्लेस था आपका इंदौर। और क्या थीम था, तो थीम था डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। हिंदी में कहा जाए तो प्रवासी अमृत काल के में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। चीफ गेस्ट कौन रहा है, तो चीफ गेस्ट रहे मोहम्मद इरफान अली, जो राष्ट्रपति है गोवाना के। स्पेशल गेस्ट था श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो राष्ट्रपति है सूरीनाम गणराज्य से। सो क्वेश्चन क्या आ सकता है, प्रवासी भारतीय दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस का जो आयोजन है या सम्मेलन का आयोजन वो अब की बार कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन आ सकता है। देन क्वेश्चन आता है कब से इसकी शुरुआत की गई, तो इसकी शुरुआत की गई एक कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर। कमेटी का नाम था एल एम सिंघवी कमेटी। एल एम सिंघवी कमेटी जो थी वो कमेटी किस आधार के लिए बनी थी, वो भारतीय डायस्पोरा जो है उसको देखने के लिए कि उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको भारत से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। कब इसका बनाया गया था, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय कार्यकाल में इसे बनाया गया था। 8 जनवरी 2002 को इसने अपनी रिपोर्ट पेश की और उसी आधार पर 9 जनवरी 2002 को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। इस चीज़ को समझे, प्रवासी भारतीय इसी को सेलिब्रेट करने के लिए हम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मान का जो है वो आयोजन करते हैं। सम्मान उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने भारत या विदेश में सामाजिक और मानवीय कार्य में काफ़ी मदद किया हो, भारत को बेहतर समझ रखते हो, भारतीय मुद्दों और चिंताओं को ठोस तरीके से उन्हें समर्थन मिला हो। सो ऐसे कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रवासी भारतीय सम्मान जो है वो आयोजित करते हैं। अब की बार भी कई लगभग 27 लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान जो है वो दिया गया था। ठीक है, तो ये था आपका प्रवासी भारतीय दिवस को लेकर। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आती है वो आती है आपकी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। ये फिर महत्वपूर्ण हो जाता है एमपी के लिए, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो 5th एडिशन है ये आयोजित किया गया आपके भोपाल में, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। खेलो इंडिया ऐसे तो स्पोर्ट का हिस्सा है, तो बाकी इसको डिटेल में हम स्पोर्ट्स में कवर कर लेंगे, पर एक बड़ा इवेंट था राष्ट्रीय लेवल पे, तो इसको यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। इसकी शुरुआत की गई कब से, तो इसकी शुरुआत 2018 से की गई। कब, कहाँ, कब ये होता है, तो इसको कंडक्ट करवाया जाता है आपका एनुअल लेवल पे। एनुअल लेवल पे बात किया जाए, अच्छा लास्ट इवेंट कब हुआ था, 2023 में। पर्पस क्या है, तो ग्रास रूट जो टैलेंट है उसको खोज निकालना। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। सो अब की बार ये आयोजन कहाँ हुआ था, तो 2023 जनवरी में ये आयोजन जो है ये भोपाल में कंडक्ट किया गया था। इस बात को लेकर कई सारे संशय है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 या 23, तो अलग अलग जगह पर दोनों नाम दिए जा रहे हैं, बट ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स कौन सा था, ये 2022 था।
सो इससे क्वेश्चन आपका आ सकता है। अगला अगर जनवरी में ही बात की जाए तो अगला आपका जो टॉपिक है टॉपिक आता है वो आता है विश्व हिंदी दिवस। कब मनाया जाता है दोस्तों विश्व हिंदी दिवस? तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। सवाल इससे एक और बनता है कि अगर विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है तो जो भारतीय हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो रिसेंटली अभी गया है, दैट इज 14 सितंबर, 14 सितंबर को आपको राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। इससे इंपॉर्टेंट क्या है? सो पहला आता है कि कब मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है 10 जनवरी को। सेकेंड इसमें बात आता है कि कब क्यों मनाया जाता है, तो 10 जनवरी 1974 को नागपुर में एक सम्मेलन आयोजित किया गया और वो था हिंदी को प्रसारित करने के लिए, ये प्रथम हिंदी सम्मेलन था। तो इसी दिन को कमेमोरेट करने के लिए 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व हिंदी का सचिवालय कहाँ स्थित है, तो ये आपका मॉरिशस में स्थित है। देन आता है 12वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन है उसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये आपका फिजी में आपका आयोजन होना है, 10 से 15 फरवरी के बीच में इसका आयोजन हुआ है। देन फिजी में कहाँ पर, तो फिजी में एक जगह है जिसका नाम है देनाराउ आइलैंड कन्वेंशन सेंटर नांदी, जो फिजी में एक शहर है, वहीं पर आपका आयोजन होगा। सो इससे रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे, तो क्वेश्चन बनेगा विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन बन सकता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन बनेगा क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जा रहा है, और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन जो है उसका आयोजन कौन से शहर में किया गया था। सवाल ये आ सकता है क्योंकि हिंदी दिवस अभी गया है तो विश्व हिंदी जो है उसका सचिवालय कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, ये मॉरिशस में आपका स्थित है। सो आगे बढ़ते हैं। इसी जनवरी में से एक और चीज़ आपका न्यूज़ में रहा, वो था राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 12 जनवरी को, 12 जनवरी को। इससे जुड़ा एक सवाल आता है विश्व युवा दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर लिखिए। सो राष्ट्रीय युवा दिवस को लेकर क्या है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस आपका सेलिब्रेट किया गया आपका 12 जनवरी को। थीम क्या था, थीम था विकसित युवा विकसित भारत। 26वां युवा महोत्सव भी इस उपलक्ष्य में किया गया, वो किया गया कर्नाटक में। 1985 से प्रतिवर्ष हम क्या मना रहे हैं, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो 3 चीज़ें क्वेश्चन आ सकता है, कब राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है, अब की बार इसकी थीम क्या थी और कब से इसका आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश एमपीपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन पहले भी पूछे गए और आगे भी इनकी संभावनाएं बनी रहती है। देन आपका इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट आता है, वो आता है पराक्रम दिवस। कब मनाया गया, 23 जनवरी को। सब जानते हैं कि ये आपका शहीद जिनका सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस पर पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। कब से शुरुआत की गई, इसकी शुरुआत 2021 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। 23 जनवरी को हर बार हम क्या करते हैं, पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बार भी हमने पराक्रम दिवस को सेलिब्रेट किया और अब की बार हमने अंडमान एंड निकोबार के 26 छोटे छोटे आइलैंड, उनको जो भी परमवीर चक्र से सम्मानित हमारे सोल्जर्स हैं, उनके नाम पर हमने अलग अलग आइलैंड को क्या किया है, नामांकित किया है। वो 26 नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ इस सबसे जुड़ी ये सवाल है कि पराक्रम दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब से इसका मनाना शुरू किया, क्यों मनाया जाता है, ये सारे क्वेश्चंस एमपीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगला इंपॉर्टेंट इवेंट अगर राष्ट्रीय लेवल पे देखा जाए तो वो था गणतंत्र दिवस 2023। 74th रिपब्लिक डे हमने सेलिब्रेट किया और ये सेलिब्रेट हुआ कहाँ पर, कर्तव्य पथ पर। कर्तव्य पथ जो पहले किस नाम से जाना जाता था, जो राजपथ के नाम से जाना जाता था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ राजपथ का नाम चेंज करके किससे बदल दिया, कर्तव्य पथ से बदल दिया। इससे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, तो आता है कि यार हर बार हम एक गेस्ट बुलाते हैं, तो अब की बार चीफ गेस्ट कौन थे, तो वो थे अब्देल फतेह अल सीसी, जो मिस्र गणराज्य के क्या है, राष्ट्रपति हैं। पहली बार इस बार क्या हुआ, तो जो 21 तोपों की सलामी राष्ट्रपति को दी जाती है, उसमें अभी तक हम 25th पाउडर जो तोपें हैं जो ब्रिटिश निर्मित थे उसका यूज़ करते थे। पहली बार इसको हमने बदला है और 105 मिमी भारतीय फील्ड गन का इसमें क्या है, उपयोग किया है। तो ये क्वेश्चन पहली बार हुआ है, इसलिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस साल केवल हमने मेड इन इंडिया जो हथियार है उनको आत्मनिर्भर भारत की थीम पर प्रदर्शित किया। कर्नल महमूद मोहम्मद अब्देल के नेतृत्व में एक सशस्त्र बल जो मिस्र से आया था, संयुक्त बैंड, उसने पहली बार क्या किया, हमारे यहाँ पर एक मार्च पास्ट भारतीय उसमें किया है। भारतीय वायुसेना की गरुड़ विशेष बल जो है वो गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार भाग ले रहा है। सो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किस चीज़ को लेके, गणतंत्र दिवस को लेके। आप सब लोग जानते हैं गणतंत्र दिवस में हम कुछ ताबूज जो होते हैं, टैब्लूज जो उनको शो करते हैं, मतलब हर स्टेट की अपनी झांकी होती है, तो अब की बार भी वो पेश की गई और अब की बार उत्तराखंड का जो टैब्लू था उसने फर्स्ट प्राइज़ जीता है। इसके अलावा गुजरात का जो टैब्लू है उसको न्यूमरो उनोक के पॉपुलर चॉइस सेगमेंट में अवार्ड मिला है। आर्मी पंजाब रेजिमेंट के बारे में अगर बात किया जाए तो बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट के रूप में उसे अवार्ड मिला गया है। सो ये आपका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था किस चीज़ को लेके, गणतंत्र दिवस को लेके, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी महीने में
आपके गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय जासूस परीक्षण संस्थान CDTI का क्या किया, उद्घाटन किया। ये उद्घाटन हुआ कहाँ पर? तो ये उद्घाटन हुआ कर्नाटक के देवनहल्ली की जो जगह है वहाँ पर। यह देश का छठा ऐसा अनुसंधान क्षेत्र है। इससे पहले 5 ऑलरेडी क्या है काम कर रहे हैं। कहाँ पे काम कर रहे हैं? तो पहला था आपका कोलकाता में जो 1958 में स्टैब्लिश हुआ। उसके बाद हैदराबाद, चंडीगढ़, जयपुर और गाजियाबाद में एक के बाद क्या किए गए हैं, ये सेंटर्स बना गए। क्वेश्चन आ सकता है कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? तो वो कौन है? आपके बालाजी श्रीवास्तव। सो यहाँ से आपका अगले अगर आगे बढ़े तो जनवरी से इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान, इसका शुरुआत इसकी फाउंडेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा। ये संस्थान कहाँ पर है? तो ये पश्चिम बंगाल के जोका डायमंड हार्बर रोड जो है वहाँ पर स्थित है। परिकल्पना क्यों की गई? तो जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग, पेयजल, स्वच्छता और साफ सफाई के क्षेत्र में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जो क्षमता है उसको इंक्रीज करने के लिए संस्थान की स्थापना की गई। इन क्षमताओं की परिकल्पना स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन जो है उसके फ्रंटलाइन वर्कफोर्स के रूप में क्या है इसको किया जा रहा है। ये एक ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर क्या किया जाएगा? ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो आपका करंट अफेयर है वो है कि भारत में NCERT जो हमारा एजुकेशन बोर्ड है उसने एक पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक शुरू किया है। उसका नाम है पारक। MPPSC इस तरह के क्वेश्चन पूछती है तो पारक से आपका क्वेश्चन क्या है वो बन सकता है। क्यों बनाया गया है? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है उसके आधार पर पारक की क्या की है, शुरुआत की गई है। क्या करेगा? तो पारक को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया है। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या करेगा ये? तो ये मूल्यांकन पैटर्न और नवीनतम शोध जो है स्कूल बोर्ड हो उसको सलाह देगा और आपस में एक मानक सेटिंग क्या स्टैब्लिश करेगा कि किस तरह से हमें नंबर्स देने और क्या मूल्यांकन का आपका पैमाना होगा। तो MPPSC एक क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि पारक किससे संबंधित है? तो पारक संबंधित है आपके NCERT से। किसने शुरुआत की? तो इसकी शुरुआत की NCERT जो आपका बोर्ड है उस बोर्ड ने। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे अगला आपका आता है, भारत ने संभावित अधिग्रहण के लिए अर्जेंटीना में 2 लिथियम और 1 तांबे की खदान की क्या की है, पहचान की। ये कहाँ पर है? तो अर्जेंटीना में सिचुएटेड है। इसके बारे में जाने। अर्जेंटीना में 2 लिथियम और 1 तांबे की खदान की पहचान हुई है। लिथियम भंडार में सभी महाद्वीपों में पाया जाता है, लेकिन चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया इसमें एक साथ लिथियम त्रिकोण कहा जाता है जो विश्व की आपूर्ति का 75% से अधिक अपने नमक के मैदानों के नीचे रखता है। काबिल नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, काबिल जिसे कहा जाता है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, और ये एक संयुक्त उद्यम 2019 में बना 3 राज्य की जो स्वामित्व वाली कंपनी है उनको मिलाकर, जिसमें आपका नाल्को, HCL और मिनरल एक्सप्लोरेशन का जो MECL है, इनका 40%, 30%, 30% की क्या है इक्विटी की भागीदारी इस काबिल के अंदर है। तो भारत कोशिश कर रहा है कि उनका अधिग्रहण अर्जेंटीना की सरकार से मिल जाए और वहाँ पर लिथियम और तांबे की क्या कर पाए, खोज कर पाए। आगे बढ़ते हैं। फितूर नाम से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला संपन्न हुआ, यह मैड्रिड में हुआ। मैड्रिड किसकी राजधानी है? ऐसा क्वेश्चन आपका MPPSC पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि राजस्थान पर्यटन विभाग के प्रतिनिधि मंडल ने 18 जनवरी को जो स्पेन की राजधानी मैड्रिड है वहाँ पर इस फितूर जो मेले है इसमें आपका क्या किया है, पार्टिसिपेशन किया है। तो ये वहाँ से आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ये चीज़ें हमेशा से महत्वपूर्ण रही है हर आधार पर अगर देखा जाए तो, और MPPSC इस तरह के सवाल हमेशा पूछता भी गया है। तो हमको इस पर क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। तो क्वेश्चन आ सकता है फितूर क्या है, फितूर कहाँ पर आयोजित हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन MPPSC आपको अंतर्राष्ट्रीय सेगमेंट से पूछा। आपके जनवरी से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो घटनाएं हैं उनसे संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, फरवरी के बारे में बात करते हैं। सो फरवरी की शुरुआत आपकी होती है टर्की में जो 7.8 तीव्रता का भूकंप आया उससे। ये भूकंप काफ़ी हानि लेकर आया। टर्की और सीरिया में ये भूकंप आया, 2 अलग अलग इलाकों में बड़ी तबाही इस हमको देखने को मिली। इसका अगर केंद्र देखा जाए वो केंद्र कहाँ था, तो केंद्र गांजियाटेप से लगभग 33 किलोमीटर दूर, नुरंदगी शहर से 26 किलोमीटर दूर, 18 किलोमीटर नीचे की गहराई पर यह केंद्र था। टर्की न्यूज़ में टर्की से क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान जो है वो यहाँ के राष्ट्रपति है। भूकंप क्योंकि न्यूज़ में, तो भूकंप से ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भूकंप की तीव्रता और अवधि का पता लगाने के लिए किस यंत्र का हम इस्तेमाल करते हैं। पहले ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो सिस्मोग्राफ का उपयोग हम इसमें करते हैं। टर्की में इससे पहले भी भूकंप आ चुके हैं। 1999 में एक आए भूकंप में 18,000 लोगों की मौत हो चुकी थी। अक्टूबर 2011 में लगभग 600 लोगों की मौत टर्की में हुई है और अब की बार भी काफ़ी जनहानि हमको देखने को मिली है। टर्की और भारत के संबंध काफ़ी अच्छे नहीं है, उसके बाद भी भारत ने टर्की को ऑपरेशन दोस्त के तहत मदद भेजी। और इस मदद में हमने क्या किया, तो इस मदद में हमने सेना, एयरफोर्स और जो जवान NDRF के डॉक्टर्स है वो टर्की गए। किस मिशन में? ऑपरेशन दोस्त। मोदी सरकार में कई सारे ऑपरेशंस चलाए गए
जिसमें एक आपका होता है ऑपरेशन देवी शक्ति जो अफगानिस्तान में फंसे लोगों के लिए था, ऑपरेशन गंगा जो यूक्रेन में फंसे स्टूडेंट्स थे उनको निकालने के लिए किया गया, और ऑपरेशन कावेरी जो सूडान में जो लोग फंसे थे उनको निकालने के लिए। तो ये 4 अलग अलग ऑपरेशन है जहाँ से आपका जो क्वेश्चन MPPSC हो सकता है पूछ ले। ये प्रोबेबिलिटीज़ है गाइज। आगे फरवरी में चलते हैं तो भारत और यूरोपीय संघ के बीच में TTC नाम से एक MOU पर साइन हुआ। TTC क्या है? तो ट्रेड टेक्नोलॉजी काउंसिल का स्टैब्लिशमेंट भारत और यूरोपियन यूनियन मिलकर कर रहा है। ये किस चीज़ के लिए किया जा रहा है? तो ये व्यापार और टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा जो व्यापार है उसको यूरोप के साथ बढ़ाना चाहते हैं। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अभी वर्तमान में G20 का जो समिट न्यू दिल्ली में हुआ था उसके बाद एक अनाउंसमेंट किया गया कि एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा जो इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, जिसे IMEC के नाम से क्या है जाना गया। सो इसकी शुरुआत अगर देखी जाए तो वो इन्हीं MOU से होती है। तो ये दोनों चीज़ हम लोगों के लिए क्या हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर इसी पे आगे बात करें तो स्टेट की जो न्यूज़ है राष्ट्रीय घटनाक्रम, उसमें अमित शाह ने देवधर में क्या शुरू किया, एक नैनो यूरिया संयंत्र की शुरुआत की। ये नैनो यूरिया संयंत्र भारत का 5वां नैनो यूरिया संयंत्र होगा। इससे पहले 4 हमने अलग अलग जगह पर स्टैब्लिश कर रखे। कौन कर रहा है? तो इसे इफ्को जो है वो स्टैब्लिश कर रहा है। इफ्को न्यूज़ में है तो इफ्को का फुल फॉर्म होता है भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड। सहकारिता से अगर बात की जाए तो भारत में पहला सहकारी मंत्रालय मोदी सरकार है उसमें शुरू किया गया। और भारत के पहले सहकारी मंत्री कौन है? तो सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं। ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है। फरवरी से बात की जाए तो फरवरी में न्यू दिल्ली में आदि महोत्सव की शुरुआत की गई। ये आदि महोत्सव क्या है? तो 16 फरवरी के आसपास नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम जो है वहाँ पर जनजाति महोत्सव के रूप में इसका सेलिब्रेट किया। आदिवासी संस्कृति, शिल्प, व्यंजन, वाणिज्य, पारंपरिक कला को बढ़ाने के लिए हम ये काम करते हैं। और ये दिया गया मंत्रालय जो जनजातीय मंत्रालय उसके तहत जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके तहत हर साल इसका हम सेलिब्रेट करते हैं। जहाँ पर क्योंकि 2023 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज के रूप में के वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। ये चीज़ भी यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय आपका 2023 को किस रूप में मनाया जा रहा है? तो इसे मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज के वर्ष के रूप में। सो इस बार जो आदि महोत्सव में चीज़ें प्रस्तुत की गई वो इन्हीं सब चीज़ों से जुड़ी हुई थी और इनको सेलिब्रेट किया गया। आगे बात करें तो हरियाणा में उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र जो है वो स्थापित किया जा रहा है। हरियाणा में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये हरियाणा में गोरखपुर नाम की एक जगह है, वहाँ पर इसका स्टैब्लिशमेंट किया जाएगा। इससे 2800 मेगावाट बिजली पैदा होगी। पहला चरण 25 तक और दूसरा चरण 2028 तक पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन आ सकता है कि परमाणु संयंत्र जहाँ बना है वो कहाँ पर है? तो गोरखपुर से कंफ्यूज मत होना, गोरखपुर उत्तर प्रदेश वाला अलग है और पहला जो है वो कहाँ बन रहा है? परमाणु संयंत्र वाला गोरखपुर हरियाणा में स्थित है। इसके अलावा क्योंकि सवाल इससे पूछा गया है तो क्वेश्चन इस पर भी बन सकता है और कहाँ जो परमाणु संयंत्र है वो स्थापित है जो ऊर्जा में काम करते हैं। तो आपका केगा जो कर्नाटक में है, काकरापार जो गुजरात में स्टैब्लिश है, कलपक्कम जो तमिलनाडु में, ननेरा जो उत्तर प्रदेश में और रावत भाटा जो कहाँ पर है? जो कोटा राजस्थान में सिचुएटेड है। तो ये अलग अलग आपके परमाणु संयंत्र जो हैं जो ऊर्जा के क्षेत्र में काम करते हैं अलग अलग जगह स्थापित है जहाँ से MPPSC हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। इसी में आगे बढ़े तो मुंबई में काला घोड़ा महोत्सव की शुरुआत की गई। काला घोड़ा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस जगह पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है वहाँ पर एक काले घोड़े का स्टैचू जो है वो लगा हुआ है, इस कारण से इस महोत्सव को काला घोड़ा महोत्सव कहते हैं। कहाँ पर मनाया गया? मुंबई में मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? तो नृत्य, कला, संगीत के शौकीन लोगों के लिए एक फेस्टिवल है। इसको कौन मनाता है? तो एक संस्था है काला घोड़ा संस्था जिसने 1999 से इसकी शुरुआत की। कला और महोत्सव पे से क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे अगर बात की जाए तो ये फरवरी तक का आखिरी था। अगला जो सेगमेंट आता है वो मार्च से आता है। दोस्तों इसके अलावा काफ़ी कुछ करंट अफेयर है। फरवरी में बजट भी आया था, आपके कई सारे अवार्ड्स वगैरह है वो भी आए थे, परंतु इन सारे करंट अफेयर को हम अलग अलग सेक्शन में क्या करने वाले हैं? डील करने वाले हैं। इससे होगा ये कि आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाएगी, मतलब उसको पढ़ना ईजी हो जाएगा, उसको समझना ईजी हो जाएगा। क्योंकि आजकल सबसे बड़ा जो टास्क हम लोगों के पास है वो है कि हम चीज़ों को ईजी कैसे कर लें। और कल्पाक्ष ने हम लोगों ने यही कोशिश की है कि जो आपका करंट अफेयर है वो आपके लिए बर्डन ना रहे, उसको हम इतने सेगमेंट्स में छोटी छोटी चीज़ों में तोड़ देते हैं कि करंट अफेयर आपके लिए एक ईजी टास्क बन जाए और ईजिली आप पूरे सेगमेंट को क्या कर ले, कवर कर ले और यहाँ से जो क्वेश्चन आए उनको आंसर कर सकें। आगे बढ़ते हैं मार्च के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक उच्च समुद्र संधि की है। उच्च समुद्र से अगर बात की जाए तो हाई सीज के बारे में है। संयुक्त राष्ट्र UN ने महासागर निकायों की रक्षा के लिए पहली उच्च समुद्र संधि पर हस्ताक्षर किया जो राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर स्थित है दुनिया में महासागरों में। अच्छा, इससे किस नाम से जाना जाएगा? तो इसको महासागर के लिए पेरिस समझौता के नाम से भी इसे जाना जाएगा।
एक बार समझ लेते हैं कि हाई सीज क्या है। तो लगभग जो 71% ऑफ टोटल अर्थ है वो ओशियन से घिरा है, जिसमें 64% जो है वो हाई सीज के रूप की कैटेगरी में आता है। हाई सीज किसे कहते हैं दोस्तों, इससे सवाल, क्योंकि ये ज्योग्राफी से संबंधित है, ज्योग्राफी में इसका क्वेश्चन बन सकता है। तो इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। लैंड एरिया से पास में जितना भी आपका जो वाटर बॉडीज होती है उसे इंटरनल वाटर कहते हैं, और उस वाटर बॉडी से एक बेस लाइन बनती है। उस बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक की जो जगह होती है उसे हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है उस रूप से जानते हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग नाम है, जैसे 12 नॉटिकल माइल जो जगह है उसे टेरिटोरियल सी कहते हैं। अगला जो 12 नॉटिकल माइल है उससे कंटिंजियस जोन के नाम से जाना जाता है, और 200 नॉटिकल माइल को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन माना जाता है, और उसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड जो फेज आता है उसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ के नाम से जाना जाता है। उससे ऊपर का जितना भी समुद्र है वो हाई सीज है, और इस हाई सी में कोई भी आकर अपनी गतिविधि कर सकता है, कोई भी देश आ सकता है, कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। मतलब अगर हिंद महासागर में अमेरिका जो प्रशांत महासागर सागर में सिचुएट, अगर वो भी आकर क्या करता है, कोई एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी करता है, तो कोई उसे रोक नहीं पाएगा। तो ये हाई सीज का, तो इसकी रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहली बार कोई कदम उठाया है। सो क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र संघ से भी बन सकता है, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन में देख लेंगे। क्वेश्चन ज्योग्राफी, क्योंकि महत्वपूर्ण ज्योग्राफी से है तो ज्योग्राफी पे भी बन सकता है, और बाकी राष्ट्र उच्च समुद्र संधि इससे तो बन नहीं सकता। इसको एक और किस नाम से जाना जाएगा, तो महासागर पर पेरिस समझौते के नाम से भी इसे जाना जाएगा। आगे बढ़ते, मार्च में इंडोनेशिया का जो माउंट मेरापी ज्वालामुखी है उसमें विस्फोट हुआ। तो माउंट मेरापी न्यूज़ में था, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये आपका ज्योग्राफी से भी संबंधित है और दोनों जगह से संबंधित है। माउंट मेरापी कहाँ पर सिचुएटेड है, तो ये जो आपका जकार्ता सुमात्रा वाला जो एक एरिया है यहाँ पर ये सिचुएटेड है, और इस वाले एरिया को लगभग हम कह दें तो ये रिंग ऑफ फायर के नाम से भी हम लोग क्या है इसको जानते हैं। क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं कि माउंट मेरापी कहाँ स्थित है, तो इसको ये इंडोनेशिया और जावा में इसका स्थित है, इसे फायर माउंटेन भी कहा जाता है। यह एक अगर इसको यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि इंडोनेशिया न्यूज़ में कब से इसकी शुरुआत है, तो 1548 से ये नियमित रूप से यहाँ पर हम ऐसे एविडेंट जो है उसको देख सकते हैं। सो आप जो ज्वालामुखी से संबंधित चीज़ है वो, क्योंकि 2-3 बार ऐसा न्यूजीलैंड में भी एक हुआ है आने वाले समय में, सो ज्वालामुखी न्यूज़ में रहा है, तो ज्योग्राफी से भी इस पर क्वेश्चन बन सकता है और करंट अफेयर से भी इस पर क्वेश्चन बन सकता है। आगे बात करें, डेनमार्क जो है वो एक नई योजना लेकर आया है, जिसके लिए वो CO2 का कब्रिस्तान क्या है वो बनाने की बात कर रहा है। CO2 का कब्रिस्तान की अगर बात की जाए तो डेनमार्क ने उत्तरी सागर जो उसके नीचे 1800 मीटर कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए एक परियोजना की शुरुआत की है, और ये विदेशों से आयातित CO2 को दफनाने वाला दुनिया का पहला देश होगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कौन सी कंपनी इसको कर रही है, तो इसका नेतृत्व कर रही है ग्रीनसैंड, जो 2030 में प्रति 8 मिलियन टन CO2 को स्टोर करने की उम्मीद बना रहा है। कहाँ पर स्थित है, तो ये नॉर्थ सी जो है वहाँ पर स्थित है। ये आप मैप में इजीली क्या है इस चीज़ को देख सकते हो। सो क्वेश्चन डेनमार्क से, तो डेनमार्क से सवाल पूछा जा सकता है, तो करंट अफेयर से होगा, और ये चीज़ आप आराम से यहाँ पे MPPSC इस तरह के क्वेश्चंस लगभग पूछता रहता है, तो हमारा फोकस इन चीज़ों पे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाओं में होना चाहिए। आगे बात किया जाए तो न्यूजीलैंड का जो केरमाडिक द्वीप है वहाँ पर 7.1 तीव्रता का भूकंप आया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। केरमाडिक द्वीप समूह का भूकंप है ये, इसको देखा जाए तो इसका जो आपका केंद्र है वो लगभग 10 किमी गहराई में था, ऐसा माना गया है। न्यूजीलैंड काफ़ी संवेदनशील है जापान की तरफ भूकंप का, इसके पीछे क्योंकि ये 2 प्लेटों पर सिचुएटेड है, जिसमें प्रशांत प्लेट और ऑस्ट्रेलियाई प्लेट की सीमा पर ये क्या है ये सिचुएटेड है। यह देश एक तीव्र भूकंपीय गतिविधि के रूप में जाना जाता है, इसलिए रिंग ऑफ फायर के रूप में भी इस देश को माना गया है। मार्च में बात की जाए तो पूसा में कृषि विज्ञान मेला का आयोजन किया गया। ये क्वेश्चन MPPSC पिछली भी 2-3 बार पूछा जा चुका है, पूसा का आयोजन कहाँ किया जाता है। इसका आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया, किससे संबंधित है, कृषि से संबंधित है। इसके अगर मंत्री देखा जाए तो नरेंद्र सिंह तोमर इसके मंत्री है, और इसके निदेशक की बारे में बात किया तो डॉक्टर AK सिंह जो है वो पूसा के जो आपका IMIRI जो है जो एग्रीकल्चर से संबंधित एक संगठन है उसके निदेशक है। ये क्वेश्चन इससे बनता है। मार्च में आगे बात करें 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सेलिब्रेट किया गया। अब की बार इसका जो थीम है उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसकी थीम थी डिजिटल ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर। कब से मनाया जाता है, 1911 से मनाया जाता है, तब से इसे एक वैश्विक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। सवाल पूछा जा सकता है कि भारतीय महिला दिवस कब मनाया जाता है या फिर बालिका दिवस कब मनाया जाता है। आपको अगर इसके बारे में आइडिया हो तो कमेंट में जरूर इसको पोस्ट करें। मार्च से अगर आगे बढ़े तो अगला टास्क जो आपका आता है वो अप्रैल में आता है। अभी तक हम जनवरी, फरवरी और मार्च से संबंधित चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं।
यह एस्पेक्ट उन चीज़ों को लेकर है, हमने अभी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाओं की ही बात की है, इससे अधिक भी कई सारा करंट अफेयर होता है, परंतु वो अलग अलग टॉपिक में हम उसे क्या करेंगे आगे वाले वीडियो में कवर करने वाले हैं। आगे अगर बात की जाए तो अप्रैल 2023 के बारे में बात करें तो MF हाइड्रा, आपने कैप्टन अमेरिका वाली मूवीज देखी है, उसमें हाइड्रा का नाम सुना है, सो वहीं से आया है कि MF हाइड्रा दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका है। कौन से देश में आई है तो नॉर्वेजियन कंपनी नॉरलैंड जो है उसने पहले ऐसी हाइड्रोजन पर संचालित जो नौका है उसकी शुरुआत की। नॉर्वे न्यूज़ में आया, नॉर्वे की राजधानी ऑस्लो, नॉर्वे की मुद्रा नॉर्वेजियन क्रॉन, नॉर्वे का राजा कौन है तो हेरोल्ड वी। ये सारी चीज़ें हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि नॉर्वे क्या है न्यूज़ में है। अप्रैल में ही बात की जाए तो भारत के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर है वो युगांडा के दौरे पर गए और उन्होंने वहाँ पर तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया। तुलसी घाट परियोजना लगभग वाराणसी के तौर पे या उस पर एक रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट है जो साउथ अफ्रीका में क्या किया जाएगा कंडक्ट किया जाएगा। आगे बात करें तो अमेरिका का एक राज्य है पेनिनसुला, जहां पर दिवाली पर आधिकारिक छुट्टी की घोषणा की है। MPPSC कई बार ऐसे सवाल पूछता है तो हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, शायद पूछ ले कि कौन कौन से राज्य में क्या की जाती है, दिवाली की छुट्टियां दी जाती है। सो अमेरिका बेसिकली एक फॉरेन कंट्री है, वहाँ पर भारतीयों की बहुलता को देखते हुए वहाँ की सरकार ने निर्णय लिया है कि वो क्या करेगी, वो दिवाली पर एक 1 डे हॉलीडे घोषित करेगी। अप्रैल पे ही बात की जाए तो CBI का डायमंड जुबली सेलिब्रेशन एक हुआ जिसे हीरक जयंती समारोह कहा गया। CBI इससे न्यूज़ में आया तो CBI से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्थापना कब हुई तो इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1963 को, ठीक है, लगभग 60 साल का समय इस चीज़ को हो चुका है। CBI एक प्रमुख जांच एजेंसी भारत में है। पहले ये गृह मंत्रालय का हिस्सा थी, पर 1963 से इसको किसके अंदर डाल दिया गया है, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय जो उसमें मीन्स ह्यूमन रिसोर्सेज वाला जो मंत्रालय उसमें डाला। स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। महानिदेशक की बात की जाए तो वर्तमान में इसके महानिदेशक है प्रवीण सूद। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट तक गई थी और जब ये हीरक जयंती समारोह मनाया गया था तब तत्कालीन समय में इसके हेड जो थे वो थे सुबोध कुमार जायसवाल। आगे बढ़े अप्रैल माह में सागर सेतु नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। ये भारत का जो मेरीन डिपार्टमेंट है उसने जलमार्ग पोर्ट शिपिंग और जलमार्ग डिपार्टमेंट उसने किया। उसके मंत्री है सबानंद सोनोवाल जिसने सागर सेतु मोबाइल ऐप शुरू किया। ये क्या करेगा तो ये एप्लीकेशन एक इजी ट्रांजिट अवेलेबल कराएगा, इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराएगा जो जलमार्ग पोर्ट शिपिंग को लेकर काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए। आगे अगर बात की जाए अप्रैल महीने में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का टैग मिला। कोई भी पार्टी में सबसे जल्दी इस टैग को पाने वाली पहली पार्टी अगर देखी जाए तो आम आदमी पार्टी है। तो वैसे तो पॉलिटी की न्यूज़ है, इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय दल क्या होता है, आपका क्षेत्रीय दल किसे कहा जाता है, तो ये चीज़ आप पॉलिटी में कवर कर सकते हैं। वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो NCP, TMC, CPI जो पहले नेशनल लेवल के राष्ट्रीय दल हुआ करते थे वो अब क्षेत्रीय दल की श्रेणी में आ चुके हैं। टोटल भारत में देखी जाए तो 2858 राजनीतिक पार्टियां देश में पंजीकृत है, जिसमें से 2796 गैर मान्यता प्राप्त है। 59 पार्टीज जो है वो क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है और 6 पार्टीज ऐसी हैं जो क्या है राष्ट्रीय पार्टी के सेगमेंट, राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जाने जाते हैं। आप इसे कवर कर सकते हैं। 6 पार्टी कौन कौन सी आप कमेंट में जरूर लिखें और ये चीज़ आप पॉलिटी में कवर करें कि उसके लिए कंडीशंस क्या है, क्योंकि ये इस पे सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि ये चीज़ क्या रही अप्रैल माह में न्यूज़ में रही। आगे बढ़ते, ये अप्रैल तक का करंट अफेयर था। नेक्स्ट आपका आता है मई में अगर बात की जाए तो इंटरनेशनल न्यूज़ में आता है जैसे ChatGPT नाम की शुरुआत हुआ है जो एक AI टूल है, उसी को काउंटर करने के लिए रूस की एक कंपनी है सेबर बैंक, उसने एक नया एक चैटबॉट शुरू किया है जिसका नाम है गीगा चैट। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है गीगा चैट को लेके क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिगार्डिंग है और ये चीज़ ICT में भी काम की है, जॉब का 9th यूनिट आई थिंक, और इसके अलावा ये कहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है, आपका करंट अफेयर में भी इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। आगे अगर बात किया जाए तो मॉरिशस में जो देवेंद्र फडणवीस है उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। सवाल पूछा जा सकता है कि कहाँ पर छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है और मॉरिशस न्यूज़ में तो मॉरिशस से सवाल आ सकते हैं। मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं पृथ्वीराज रुडपुन, प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ, मुद्रा अगर देखी जाए तो वहाँ रुपया है और वहाँ की राजधानी जो है वो है पोर्ट लुई। आगे बढ़ते हैं, मई में जो राष्ट्रीय घटना के बारे में बात की जाए तो पहला भारत का केबल रेलवे पुल शुरू हुआ जो है अजी खंड पुल के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर सिचुएटेड तो कटरा और रियासी एरिया जो है उसको जोड़ता है।
हिमालय पर्वत के ढलानों पर ये क्या है, एक कनेक्टिविटी जो है उसको एस्टैब्लिश करता है। तो इससे क्वेश्चन आ सकता है। किस कंपनी ने इसको शुरुआत बनाया है, तो इसको इतावली कंपनी है, जिसका आईफेल टावर जो है उसको जो मिस्टेक सो एक इससे अजीखंड पुल से एक सवाल आ सकता है, तो उस चीज़ को आप देख सकते हैं। कहाँ पर सिचुएटेड है, ये जम्मू कश्मीर के कटरा में सिचुएटेड है। आगे अगर मई के बारे में ही बात करें तो भोपाल न्यूज़ में रहा क्योंकि सतत विकास की ओर बढ़ता पहला शहर जो है उसका टैग मिला भोपाल को। क्यों मिला? कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 जो गोल अलग अलग है, जिसमें नो पॉवर्टी आ गया, आपका जीरो हंगर के बारे में बात किया जाए, इन 17 सस्टेनेबल गोल पे काम करने वाला पहला जो शहर है वो शहर बना आपका कौन सा? भोपाल। इस कारण से भोपाल न्यूज़ में रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है क्योंकि एमपी से ये चीज़ निकल के आती है। मई में अगर बात की जाए तो सेंगोल बड़ा चर्चा में रहा है। सेंगोल जिसको कहाँ पर स्थापित किया गया, जिसे नए पार्लियामेंट में स्थापित किया गया। इससे इतिहास से संबंधित काफ़ी चीज़ें आई है। ये पॉलिटी में भी है क्योंकि संसद भवन बना है, तो इसके आर्किटेक्चर से रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है। जो दोनों चीज़ों का है, वो आर्ट एंड कल्चर वाला भी पार्ट हो जाएगा और करंट अफेयर वाला हिस्सा भी आपका इसमें कवर होगा। सेंगोल की उत्पत्ति का बेसिकली सबसे पहले कहा गया कि अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसको दिया गया था। कहाँ से निकला है? तो ये तमिल शब्द सम्मई से निकल कर रहा है, जिसका अर्थ होता है न्याय धर्म। मई के बारे में ही बात की जाए तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो जोगी घोपा में शुरू किया जा रहा है। जोगी घोपा जो आसाम में सिचुएटेड है, जो बेसिकली आसपास के नेपाल, भूटान, बांग्लादेश की जो एक है उससे कनेक्टिविटी हम लोगों को अवेलेबल कराएगा। असम के जोगी घोपा में भारत का पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है। ये पार्क जलमार्ग, सड़क, रेल, वायु से सीधा संपर्क क्या करेगा? स्थापित किया जाएगा। किसने इसका उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन किया जो केंद्रीय बंदरगाह, जलरानी, जलमार्ग जो मंत्रालय है उनके मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। और कौन सी नदी के किनारे है, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। तो ये आपका कौन सी नदी? ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। मई पे ये करंट अफेयर मई से रिगार्डिंग था। मई से आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट आता है आपका जून। जून के बारे में बात की जाए सो जून भी काफ़ी न्यूज़ में रहा है। और इसकी शुरुआत अगर देखा जाए तो एक बांध है यूक्रेन और रशिया युद्ध में जिसको टूटा गया, जिसका नाम है काखोवका बांध, जो बेसिकली जिस कारण से काफ़ी फ्लड उस एरिया में आया है, जो खैरसन नाम से एक जगह है, वहाँ आप देख सकते हैं पूरा हिस्सा जो है ये डाउन स्ट्रीम में आपको जो ब्लू कलर में दिख रहा है, इस पूरे हिस्से में फ्लड इस चीज़ से आया है। तो क्वेश्चन आ सकता है खाकोवका बांध से, क्योंकि एमपीपीएससी ऐसी दुर्घटनाओं पे क्वेश्चन पहले भी पूछ चुकी है, तो अब की बार भी ये उम्मीद की जा सकती है कि वो ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछ ले। सो जून महीने में हम लोग हैं जहाँ से न्यूज़ में आता है खाकोवका बांध, जिसमें एमपीपीएससी सवाल पूछा जा सकता है। कौन सी नदी पर सिचुएटेड है? तो निप्रो नदी नाम की नदी जो है उस पर सिचुएट है। सो ये खाकोवका के कारण ये नदी भी क्या आ जाती है, ये भी न्यूज़ में रहती है। जून में अगला जो इम्पैक्ट आया वो आता है आपका अल नीनो को लेकर। ये माना गया कि 2023-24 के वैश्विक मौसम पैटर्न है उसमें अल नीनो का संभावित प्रभाव रहेगा। ये करंट भी है और ये ज्योग्राफी भी है। ज्योग्राफी में से क्वेश्चन आता है अल नीनो क्या है, तो एक ओशियन करंट है। इसको आप इजीली समझ सकते हो ज्योग्राफी में, आपको इसको ज्योग्राफी में कवर कर सकते हो। सो अगर अल नीनो या ओशियन करंट से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है तो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन होगा, पर पूछा कहाँ जाएगा? ज्योग्राफी वाली जो यूनिट है उस ज्योग्राफी वाली यूनिट से। तो अल नीनो होता है, ला नीनो होता है, इन दोनों कंसेप्ट को आप आपके ज्योग्राफी वाला जो एस्पेक्ट है उसमें कवर कर सकते हैं। जून महीने में ये बात किया जाए तो एक ज्वालामुखी एक और विस्फोट हुआ जिसका नाम था किलाउआ। किलाउआ नाम के जो ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी सिचुएटेड है कहाँ पर? सो ये एक हवाई जो द्वीप है उस हवाई द्वीप पर सिचुएटेड है। किलाउआ 5 सबसे सक्रिय जो ज्वालामुखी उनमें से एक है, जो 2021 और 23 में विस्फोट में सबसे ज़्यादा विस्फोट इसमें हुआ है। तो यहाँ से न्यूज़ आपका बन सकता है। कहाँ पर एक मीन्स ये है तो हलेमाऊ पेट क्रेटर नाम से एक लावा की झील है, जो भी न्यूज़ में आती है यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। आगे अगर बात की जाए, जून में नवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। ये क्यों न्यूज़ में रहा? क्योंकि अब की बार प्रधानमंत्री ने योग दिवस कहाँ मनाया? तो संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय वहाँ पर। योग को भारत में काफ़ी प्रचार प्रसार प्रधानमंत्री मोदी की योगी आने वाले समय में, सो मोदी की अध्यक्षता में क्या है आपका योग को काफ़ी फैलाव मिला है। कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। थीम क्या था? योग फॉर वसुदेव कुटुंबकम की बार की थीम रहा। मोदी ने कहाँ पर योग किया? सो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वहाँ पर, और इस कारण से संयुक्त राष्ट्र न्यूज़ में आता है। और उस कारण से एक सवाल शायद पूछा जा सके कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? तो वहाँ के महासचिव है एंटोनियो गुतारेस। ठीक है, तो ये खबर आपकी कौन से महीने से है? जून माह से। आगे बात करें, जून में
जम्मू कश्मीर में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन आपके गृह मंत्री अमित शाह ने किया, जो जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएटेड है। कहाँ पर सिचुएटेड है जम्मू एंड कश्मीर में एग्जैक्टली? तो लाल चौक के पास में जो एक आपका वाणिज्यिक केंद्र है वहीं पर ये सिचुएटेड है। और कब स्थापना की गई? तो इसकी 24 जून को स्थापना की गई। बलिदान स्तंभ इसका नाम है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में किया गया उद्घाटन किया गया बलिदान स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है जम्मू एंड कश्मीर में। आगे बात करते हैं जून में एक परियोजना कर्नाटक सरकार ने अनाउंस की, जो वहाँ के वाइस सीएम या डेप्यूटी सीएम उन्होंने, जिसका नाम है मेकेदातु परियोजना। मेकेदातु परियोजना एक 9000 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो कर्नाटका ने प्रपोज किया है। ये प्रोजेक्ट जो कावेरी और उसकी ट्रिब्यूटरी अर्कावती है उसके ऊपर है, जहाँ पर एक ड्रिंकिंग वाटर के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मीन्स एक ड्रिंकिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या है एक प्रोजेक्ट की स्टैब्लिशमेंट किया जाएगा। परंतु ये डिस्प्यूट में रहा है। डिस्प्यूट में इसलिए क्योंकि तमिलनाडु इसका विरोध कर रहा है। तमिलनाडु का विरोध करने के कारण है उनका ऐसा मानना है कि इससे कावेरी का जो पानी का जल प्रवाह है वो जल प्रवाह रुक जाएगा। सो जून से रिगार्डिंग मेकेदातु परियोजना पर सवाल पूछा जा सकता है। सो ये करंट अफेयर था आपका कहाँ से? जून से रिगार्डिंग। आगे अगर बात करें तो जुलाई वाला सेगमेंट आपका आता है। यहाँ तक आने के बाद मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ, ये वो करंट अफेयर है जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित है। ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जो न्यूज़ में थी, क्योंकि आप देखोगे तो अलग अलग मैगजीन में बहुत कुछ दे रखा है, पर सबको कवर करना पॉसिबल नहीं है। और दूसरा एक और बात जो आती है कि क्या सबसे सवाल आता है, ये भी नहीं। हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश की है। सो आगे बढ़ते हैं और अगला सेगमेंट आपका आता है जुलाई से। जुलाई में एक नया टर्मिनोलॉजी न्यूज़ में आया जिसका नाम था वैश्विक दक्षिण, जिसे ग्लोबल साउथ का नाम दिया गया। ये ग्लोबल साउथ जो आपका रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ उसके बाद निकल के आया, क्योंकि जो साउथ का एक बड़ा हिस्सा है उसने यूक्रेन और रशिया युद्ध पर कमेंट करने से मना कर दिया, और जो पश्चिमी देश हैं उनके स्टैंड को फॉलो करने से भी मना कर दिया, और जिसको लीड कर रहा है भारत। कौन कौन सा एरिया इस चीज़ में आता है, तो सवाल पूछा जा सकता है इस चीज़ को लेकर। तो ये वो देश है जिसमें अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका के लोग आते हैं जो नाटो के विरोध नाटो का समर्थन करने से जिन्होंने इनकार किया है। तो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। ग्लोबल साउथ का जो शब्द है सबसे पहली बार 1969 में राजनीतिक कार्यकर्ता कार्य ऑल्गेसबी का जो नाम है उन्होंने दिया था। यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। भारत आजकल ग्लोबल साउथ की आवाज़ बना बैठा है, तो हमें इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जुलाई माह में एक और न्यूज़ जो रहा वो था तामिल टाइफून जो हांगकांग में आया। हांगकांग की जो सिचुएशन है वो सी पर है, वहाँ पे टाइफून्स वगैरह आते रहते। ये गुआंगडोंग प्रांत जो है वहाँ पर इसने दस्तक दी है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कहाँ से निकल के आया, तो दक्षिण चीन सागर में इसकी उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन आ सकता है, इसको कवर करिए। ये आपका ज्योग्राफी का भी हिस्सा है और साथ ही साथ किसका भी हिस्सा है, करंट अफेयर का हिस्सा भी यहाँ से है। आगे अगर बात की जाए तो एक त्रिपक्षीय राजमार्ग की बात जुलाई में की गई, जो भारत, म्यांमार और थाईलैंड को क्या करेगा, जोड़ेगा। ये भारत का लुकेस्ट पॉलिसी जो है उससे रिगार्डिंग एक इनिशिएटिव है जहाँ रोड कनेक्टिविटी स्टैब्लिश की जा रही है। जो इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो दक्षिण एवं एशियाई राष्ट्र संघ आसियान जो है वहाँ तक हमारी कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। ये 4 लेन राजमार्ग होगा जिसकी कुल लंबाई 1360 किलोमीटर होने वाली है, जो भारत के मोरेह को म्यांमार के रास्ते मई सॉइंट थाईलैंड से क्या करेगा, जोड़ेगा। इस चीज़ को आप कवर कर सकते हैं, जो राजमार्ग वाले हिस्से में भी आपका इंपॉर्टेंट है। जुलाई महीने में ये बात की जाए सो KAPP3 भारत का एक पहली स्वदेशी परमाणु ऊर्जा सेंटर की इनोग्रेशन किया गया। कहाँ पर सिचुएटेड है, तो गुजरात के काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना के रूप में फेमस है और गुजरात में सिचुएटेड है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है काकरापार परमाणु परियोजना या KAPP का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। ये न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL का एक इनिशिएटिव है, जहाँ पर 700 मेगावाट के 2 जो है वो पावर प्रोजेक्ट जो है उनको शुरू किया गया है, जहाँ से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। आगे अगर बढ़े तो जुलाई में ही कैबिनेट ने डेटा प्रोटेक्शन बिल के ड्राफ्ट को मंजूरी दी है, जो सदन में मानसून सेशन में पेश भी किया गया। पहले भी बिल लाया गया था पर कई कंपनीज ने इस पर ऑब्जेक्शन दिया, जिस कारण से बिल पास नहीं हो पाया। वापस इस बिल को लाया गया है, जहाँ से क्वेश्चन है जो पॉलिटी का भी हिस्सा है और इसको आने वाले सेगमेंट में हम क्या भी करेंगे, पूर्ण रूप से कवर करेंगे, जहाँ से प्रोबेबल क्वेश्चन बनते हैं। आगे अगर बात की जाए तो जुलाई में जो बेस्टिन डे परेड होती है उसमें फ्रांस की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया गया विशिष्ट अतिथि के रूप में। कब सेलिब्रेट होता है, तो ये सेलिब्रेट आपका 14 जुलाई को सेलिब्रेट होता है बेस्टिन दिवस। 1789 की क्रांतिकारी विद्रोह जो था, जहाँ पर बेस्टिल जेल में हुआ था, उसकी याद में इसे मनाया जाता है। फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है, तो एलिजाबेथ बॉर्न। और फ्रांस के राष्ट्रपति का अगर देखा जाए तो इमैनुएल मैक्रोन जो है वहाँ के राष्ट्रपति।
प्रधानमंत्री मोदी को वहाँ का एक सर्वश्रेष्ठ अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसको हम अवार्ड वाले सेगमेंट में कवर करने वाले हैं। आगे बात की जाए तो जुलाई में अविश्वास प्रस्ताव भारत सरकार के खिलाफ लाया गया, जिस अविश्वास प्रस्ताव को इंडिया जो गठबंधन है उसने लीड किया। इससे अविश्वास प्रस्ताव जो है वो न्यूज़ में आता है, जिसको आप पॉलिटी वाले हिस्से में क्या है कवर कर सकते हैं। ये कौन से नियम के तहत है, तो लोकसभा की नियमावली 198 के मुताबिक सांसदों को लिखित नोटिस देना पड़ता है 10 दिन पहले कि वो किसी सरकार के खिलाफ क्या लेने वाले हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले हैं। सो अविश्वास प्रस्ताव को आप पॉलिटी में क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। अगला जो आता है आपका अगस्त महीने के बारे में। अगस्त माह में जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का क्या किया, निर्माण किया, जो भारत जो कहाँ पर सिचुएटेड है, तो लद्दाख के डेमचौक सेक्टर जो है वहाँ बनाई जा रही है। और इसका जो नाम है लिक्रू मिगला फुकचे नाम से इसका राजनीतिक सड़क है, ठीक है, जो इस एरिया से गुजरेगी, जो भारत की जो बॉर्डर फोर्सेस है उनको एक रास्ता वहाँ बनाने का काम करेगी। अगला अगर बात की जाए अगस्त महीने में, तो 40 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री है जो ग्रीस की यात्रा करेगा। प्रधानमंत्री ग्रीस जाने वाले, इस कारण से ग्रीस जो है वो न्यूज़ में। सो ग्रीस की राजधानी अगर देखी जाए तो आपका एथेंस है, और यहाँ के प्रधानमंत्री तो उसका नाम है किरियाकोस मित्सोताकिस, ठीक है। सो ये था आपका अगस्त तक का करंट अफेयर हमने कवर किया। आगे बात करें तो अगस्त में आपका यहाँ की घटनाओं में एक आता है कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा। कंपाला क्या है, तो ये साउथ अफ्रीका की जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने 48 जो अफ्रीकी देश है उन्होंने कदम उठाया है किस चीज़ को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर उन्होंने घोषणा की है, जिसका नाम रखा कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा। कंपाला अफ्रीका के युगांडा देश की राजधानी है, इसलिए न्यूज़ में रहा है, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। सो ये सारे वो करंट अफेयर थे जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित है। कहाँ से, जनवरी से लेकर अगस्त तक। सितंबर और अक्टूबर को थोड़ा हमें कवर करना होगा, उसका हम एक नेक्स्ट वीडियो में पूरा दोनों महीने कवर कर देंगे। बट ये वो करंट अफेयर है जहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगा जनवरी से लेकर अगस्त तक, जहाँ से प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं। करंट अफेयर एक भवसागर की तरह है, मतलब इतना कुछ है जहाँ पर आप लिमिट नहीं कर सकते। बट हाँ, करंट ट्रेंड जो है जिन पे फोकस किया जा सकता है इस आधार पर कि लास्ट टाइम क्वेश्चन कैसे आए थे, और हमने इस पूरे सेशन में यही कवर करने की कोशिश की है कि जहाँ जहाँ से एमपीपीएससी सवाल पूछता है उसे कवर कर लिया जाए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपका जो करंट अफेयर का अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित है वो सेगमेंट कवर भी हो गया। अगर आपको ये उपयोगी लगता है तो अपने फ्रेंड्स में इसको जरूर शेयर करिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले एक एक करके टॉपिक के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड विद कल्पाक्ष। थैंक यू वेरी मच।